हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारी जोग्राफी की होने वाली है, क्योंकि ये करेंट अफेयर्स की जो मैगजीन है ये इन्वायरमेंट की है, बट लास्ट में यहाँ पे जोग्राफी को सेग्रीगेट करके रखा गया है। और एक साल के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पे कवर करूँगी। तो आपका जोग्राफी से जितनी भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएगा, आई होप कि यहाँ से आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टोटल 13 टॉपिक्स है। इसके अलावा मुझे और भी लगेगा जो कि डिफरेंट मैगजीन से मैं यहाँ पे आपको कवर करवा दूंगी। ये मैगजीन आपका इन्वायरमेंट का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक यहाँ पे बचे हुए हैं, जैसे ये डिजास्टर मैनेजमेंट बचा हुआ है और ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट बचा हुआ है। तो इसे मैं कंप्लीट करवा दूंगी जल्दी से ही। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जोग्राफी के यहाँ पे लेसन देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़, अगर आप लोग यहाँ पे विजन आइज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। 20 टेस्ट आपको जीएस के मिलेंगे। सीसैट के एक टेस्ट कंप्लीट हुए हैं, 3 टेस्ट बाकी है। जैसे ही पीडीएफ लॉन्च होता है, क्योंकि विजन आइज की तरफ से अभी सिर्फ एक ही पीडीएफ यहाँ पे लॉन्च किया गया है सीसैट 1 का। तो अगर इसके बाद और भी पीडीएफ जब लॉन्च किए जाएंगे तब तक आप लोग को सारे टेस्ट मिल जाएंगे। ओके, सो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और भी फर्दर आप लोग को कोई भी तरीके की अगर डाउट क्वेरीज है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ पे आप लोग जो है मेल करके अपना ज्वाइन भी कर सकते हो और अपने डाउट क्वेरीज को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल है वो है एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया। तो एग्रोमेट्रोलॉजी इन इंडिया ये है क्या? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जिसका नाम है एग्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विसेज इन इंडिया एंड असेसमेंट। तो सबसे पहले आप समझिए इस टर्मिनोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी भी दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसको बेस्ट डिस्क्राइब कौन सी स्टेटमेंट कर रही है। तो एग्रोमेट्रोलॉजी कहने का मतलब है कि जब हम लोग वेदर और क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन के यूज़ करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं कि कैसे हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके। एग्रो मीन्स यहाँ पे हो गया आपका एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजी मीन्स आप लोग को पता है कि क्लाइमेट और वेदर की स्टडी को कहते हैं। तो इसलिए क्लाइमेट और वेदर की स्टडी हम लोग इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज़ कर सके। ओके, तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं एग्रोमेट्रोलॉजी। इंडिया में अगर हमारे जो यहाँ पे सारे जितने भी जो क्लाइमेट और वेदर का जो हालचाल आपको बताया जाता है, वो हमारे यहाँ जो बॉडी है वो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि काम किस मिनिस्ट्री के अंदर करते हैं? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ध्यान रखिएगा, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अगर आपको कह दिया जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, या फिर आपसे ये कह दिया जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो इससे भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हर एक बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करी है, इस चीज़ को आपके सामने एकदम क्लियर होना चाहिए। साथ ही आप देखो कि एग्रोमेट्रोलॉजिकल जो एडवाइजरी सर्विस प्रोग्राम है उसके थ्रू ही यहाँ पे ये आपका एक कंक्लूजन निकल कर आया है। 3 सब सेक्टर्स है यहाँ पे जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं और सर्विस बेटर तरीके से प्रोवाइड कर सके। जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया कि वेदर किस तरीके से जो है, आज का वेदर क्या होने वाला है, कल का वेदर कैसा रहेगा। तो वेदर फोरकास्टिंग का यानी कि जनरेशन्स ऑफ एग्रोमेट एडवाइजरीज है। इट मीन्स कि जिस तरीके से वेदर रहेगी उस तरीके से किसान को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि कल बारिश होने वाली है या एक्सट्रीम धूप होने वाली है। तो इस तरीके से क्या होता है कि फार्मर्स जो है प्रिपेयर करते हैं अपने क्रॉप्स को लेकर। साथ ही अगर हम लोग वेदर फोरकास्टिंग के बारे में देखें, जनरेशन ऑफ एग्रोमेट एडवाइजरीज देखें कि क्या क्या एडवाइस दिया जाता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वेदर, और साथ ही साथ डिसेमिनेशंस ऑफ एडवाइजरीज। तो देख लेते हैं एक एक करके। देखिए, वेदर फोरकास्टिंग में क्या है कि 2 मेजर कंपोनेंट है यहाँ पे। पहला तो है कि डेटा कलेक्ट करना और डेटा को मॉडलिंग करना। वेदर डेटा कलेक्शन क्या होता है कि डेटा कलेक्ट किया जा रहा है हर एक लैंड सरफेस के ऊपर कि कहाँ पे जो है किस तरीके की वेदर होने वाली है, ओशन के ऊपर कि ओशन के ऊपर कैसा होने वाला है। साथ ही आपका स्पेसेस से भी देखा जाएगा, यानी कि सैटेलाइट से ये सारे जो है डेटा कलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, दूसरा है कि वेदर डेटा मॉडलिंग है। ये क्या होता है ना कि मैथमेटिकल मेथड्स जो है उसका यूज़ करके एटमॉस्फेयर का या फिर ओशन का यहाँ पे वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं कि करंट जो वेदर कंडीशन है उसी के बेस्ड पे, यानी कि डेटा मॉडलिंग हो रहा है। इट मीन्स कि जैसा आज की डेट में आपको वेदर कंडीशन देखने को मिल रहा है उसी के तहत पे यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जाता है कि वेदर कैसा होने वाला है, और उसी के ऊपर जो है ये एक मैथमेटिकल आप समझो कि इक्वेशंस के फॉर्म में इसको यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि इस हिसाब से यहाँ पे जो एग्रोमेट एडवाइजरीज है वो क्या यहाँ पे जनरेट होता है, तो लोकलाइज्ड वेदर फॉरकास्ट है, इसको लोकल क्रॉप्स के साथ यहाँ पे कंबाइन करना चाहिए। इट मीन्स कि आप देखो कि जितने भी क्रॉप्स हैं हमारे देश में, जो भी यहाँ पे फसल उगाए जाते हैं, वो वेदर पे बहुत ज़्यादा उनका खास डिपेंडेंट होते हैं।
आप देखो कि मानसून टाइम में जो है वैसे क्रॉप को उगाया जाता है जिसको कि पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और गर्मी के टाइम में जो है पानी की कम अवेलेबिलिटी होती है, तो पानी के कम उपयोग करके भी कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको उगाया जा सकता है। तो वो आप जायद सीज़न के टाइम में देखते हो, जैसे कि क्विकम्बर हो गया, आपका वाटरमेलन हो गया। तो ये सारे जो क्रॉप है उसको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा क्या होता है ना कि अगर वेदर का डेटा रहेगा, यानी कि पता रहेगा कि हाँ 1 जून से हमारे देश में मानसून आने वाला है और अच्छी मानसून आने वाली है, बारिश अच्छी होने वाली है, तो फार्मर्स वैसे ही प्रिपेयर करेंगे। उसी तरीके से क्रॉप जो है, खरीफ क्रॉप उस समय होती है, लगाई जाती है, तो वो सारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाएगा। लेकिन अगर पता होगा कि नहीं इस बार बारिश अच्छी नहीं होगी, तो फार्मर्स भी कोशिश करेंगे कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा इस बार जो है उस तरीके का क्रॉप नहीं लगाया जाए जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप समझ सकते हो कि एक अगर डेटा रहता है तो उससे कितना ज़्यादा जो है चीज़ों का वेस्टेज होने से हम लोग बचा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक सेकेंड, वेदर फोरकास्टिंग में सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि बहुत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो है हमारा IMD, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो चेन्नई में ये आपकी हेडक्वार्टर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो गोवा में है, उसके अलावा हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत ये सैटेलाइट आपका लॉन्च किया जाता है और सैटेलाइट के थ्रू हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, ये बैंगलोर में है। साथ ही आप देखो कि फ्यू प्राइवेट प्लेयर्स भी है, जैसे कि स्काईमेट है जो कि वेदर फोरकास्ट करते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि एडवाइजरी, एग्रोमेट एडवाइजरी, तो यहाँ पे एग्रोमेट फील्ड यूनिट है जो कि यहाँ पे IMD के एग्रीमेट डिविजन्स के तहत आता है, जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो वेदर इंफॉर्मेशन है ना उसको कन्वर्ट किया जाएगा, वो भी यूजेबल एडवाइजरीज में फार्मर्स के लिए। ओके, तो ये हो गया एग्रोमेट फील्ड यूनिट, ठीक है, इसके बारे में समझ गए। अब यहाँ पे देखते हैं कि एडवाइजरीज, जो डिसमिनेशंस ऑफ एडवाइजरीज है उसके अंदर क्या क्या कहा गया है। कुछ यहाँ पे मेथड्स है जो कि यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि यहाँ पे ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोग्राम का ये पार्ट है, जिसमें कि फार्मर्स को जो है वेदर फोरकास्ट ये सेंड किया जाता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा इस हिसाब से, साथ ही साथ उस मौसम में कौन से सुटेबल क्रॉप्स होंगे तो वो भी भेजा जाता है, और किस लोकेशन में वो क्रॉप और वेदर फोरकास्ट जो है ये सारे कॉम्बिनेशन सही होंगे। तो ये SMS के थ्रू जो है किसानों को ये आप देखो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। IMD भी जो है यहाँ पे आप देखो इन्फॉर्मेशन देते हैं फार्मर्स को, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि रूटर्स, मार्केट लाइट्स है, IFFCO है, किसान संचार लिमिटेड है, नोकिया है। तो इन सब के हेल्प से क्या है कि यहाँ पे जो आपका IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके द्वारा भी किसानों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इनका अपना खुद का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है जो कि फर्स्ट इन लाइन एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस है, और ये जो है जितना भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करना है उसी में ये डिपार्टमेंट यहाँ पे इंगेज होते हैं। साथ ही साथ आप लोग देखो कि हमारे फार्मिंग सेक्टर्स में किस तरीके से जो है डेवलपमेंट बेटर तरीके से हो सके, तो स्टेट गवर्नमेंट के तहत ये सारी चीज़ें आती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, जैसे कि इसको एग्रोमेट्रोलॉजी बोल रहे हैं, तो इसके बारे में सारी पॉइंट्स यहाँ पे कवर होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड से भी आपकी क्वेश्चंस बन जाती है। सेकंड आते हैं बोरियल समर इन इंट्रा सीजनल ऑसिलेशंस। तो ये है क्या, देखिए रिसर्चर्स जो कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसे इनक्वाइस भी कहते हैं, बट यहाँ पे आप पूरा नाम इसका याद रखिए, ये आपका कहाँ पे है तो हैदराबाद में, जिनके द्वारा ये देखा गया है कि बेटर वे है एक फॉरकास्ट करने का, इट मीन्स की वेव्स को, जो कि बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशंस के बेसिस पे है। तो इस कंसेप्ट को पहले हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। एक्चुअली देखिए जो हीट का ट्रांसफ़र है, अगर हीट का ट्रांसफ़र देखें, जो गर्मी की ट्रांसफ़र है वो यहाँ पे इंडियन ओशंस टू वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस में कहा जा रहा है। रफली आपका हर एक दिन जो है एवरी 10 से 50 दिन में ये देखने को मिलता है जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, और मेनली आपको मानसून सीज़न में देखने को मिलेगा। अभी जो हम लोग सीज़न देख रहे हैं ये मानसून सीज़न है जो कि 1 जून से आता है और सितंबर तक रहता है। उसके बाद आपको रिट्रीटिंग मानसून देखने को मिलेगा, इट मीन्स कि आपका अक्टूबर नवंबर तक जो है मानसून हमारा वापस रिटर्न हो जाता है। तो इस समय क्या होता है ना कि इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में आपको जो है यहाँ पे हीट आपका ट्रांसफ़र होता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, इस साइड जो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आपका हीट ट्रांसफ़र होता है। तो इसी को हम लोग बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन कहते हैं। यहाँ से क्या रिप्रेजेंट होता है इस फिनोमेना से कि यहाँ पे मानसून एक्टिव है या फिर ब्रेक पीरियड में है, ये देखने को मिलता है कि अगर मानसून एक्टिव है इट मीन्स कि बारिश अच्छी हो रही होगी, ब्रेक पीरियड है इट मीन्स कि मानसून में जो रेनफॉल होती है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है।
तो जिससे कि देखने को मिलता है वीक्स ऑफ हेवी रेनफॉल है, तो ये एक आपका ब्रिलियंट सनशाइन देगा बिफोर स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन। आप देखो कि बिल्कुल धूप होती है, एक अच्छा बारिश होता है तो उससे पहले आपको गर्मी देखने को मिलती है। तो अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि इसके बाद बारिश बहुत अच्छी होगी, तो ये इंडिकेट करता है यहाँ पे। साथ ही ये एक्टिव फेज़ है जिससे कि मानसून विंड जो है वो इन्हांस होता है, और सरफेस वेव्स भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसी के कारण होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स है शॉर्ट टर्म क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की। इट मीन्स कि शॉर्ट टर्म जो है हम लोग देख सकते हैं कि क्लाइमेट कैसे वेरिएबल हो रहा है। इट मीन्स कि एक टाइम पे आपको हीट देखने को मिलेगा इंडियन ओशन वाले रीजन में, फिर दूसरी टाइम आपको जो है हीट देखने को मिलेगा इन द स्पैन ऑफ 10 to 15 डेज में वेस्टर्न पैसिफिक वाले ओशन में। तो ये क्या होता है कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है, और शॉर्ट टर्म में क्योंकि यहाँ पे 10 to 15 डेज में आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी प्रोमिनेंट सोर्स है ये, जो कि हम लोग ग्लोबल मानसून सिस्टम में इस चीज़ को देख पाते हैं। रिसर्चर्स के द्वारा ये भी देखा गया है कि कुछ फेज जो इस आपका ऑसिलेशन में है, इससे हाई वेव एक्टिविटी भी देखने को मिली है नॉर्थ इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में भी। तो अरेबियन सी कहाँ है, ये आप देखो, ये हमारा जो है सदर्न इंडिया हो गया। सदर्न इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, फाइन। तो यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा जो कि ईस्टर्न कोस्ट में। वेस्टर्न कोस्ट में बात करें तो ये अरेबियन सी है, और नीचे आपका पूरा जो है यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो नदर्न इंडियन ओशन में और साथ ही साथ ये अरेबियन सी वाले एरिया में कहा जा रहा है कि हाई वेव एक्टिविटीज़ देखने को मिली है। वेव जो यहाँ पे निकल कर आता है वो यहाँ पे एक्टिव फेज जब यहाँ पे इस ऑसिलेशंस का होता है ना, इट मीन्स कि 0.5 मीटर हाई देखने को मिलता है इस वेव का। अगर यहाँ पे इस ऑसिलेशन की अगर स्टडी की जा रही है तो इससे बेटर तरीके से वेव फोरकास्ट हो पाएगा। इट मीन्स कि वेव फोरकास्ट से हम लोग और भी चीज़ें यहाँ पे समझ पाएंगे कि विंड की गति कैसी होगी, साथ ही यहाँ पे मानसून कैसा होगा। तो इंडियन कोस्ट में और साथ ही साथ जो एडवर्स इम्पैक्ट है, हाई वेव्स आते हैं तो इससे आपको पता है कि कोस्टल फ्लडिंग हो जाती है, इरोजन हो जाता है। तो ये सारे भी जो इसके एडवर्स इम्पैक्ट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे टैकल हो पाएगी। साथ ही इससे क्या होगा कि बेटर प्लानिंग हो पाएगा सी नेविगेशन रूट्स को। इट मीन्स कि जो जितने भी शिप्स वगैरह है या फिर जो मछुआरे वगैरह होते हैं उनको भी एक बेटर तरीके से यहाँ पे रूट्स मिल पाएगा, अगर यहाँ पे वेव को हम लोग बेटर तरीके से स्टडी कर पाए और यहाँ पे पता कर पाए कि क्या हो रहा है वेव फोरकास्ट में, ठीक है। अगर हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, तो ये आपका इस्टेब्लिश किया गया है एज ए ऑटोनोमस बॉडी, जो कि 1999 में है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करते हैं, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और साथ ही अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का ये एक यूनिट भी है। यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि बेस्ट पॉसिबल जो ओशन इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड किया जाएगा जो अगल बगल रहने वाले सोसाइटी को भी, इंडस्ट्री को भी, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को भी, और यहाँ पे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें भी। इसमें क्या है ना कि एक सस्टेन्ड आपको ओशन ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेगा और कांस्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, जो कि सिस्टमेटिक और फोकस्ड रिसर्च के थ्रू यहाँ पे लाया जाता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेनली काम क्या है ना कि यहाँ पे ओशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और कुछ सर्विसेज भी यहाँ पे एडवाइस करना कि जितना भी इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे क्या करना चाहिए, तो इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को और सोसाइटीज़ को भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ओके, साथ ही आप देखो कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है इनके काम में, इनके सर्विस प्रोवाइड करने में, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ये बॉडी देखने को मिलेगा हैदराबाद में, ठीक है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट्स जो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आर्टिकल में, जो कि है ला नीना। देखिए ये मानसून अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो ला नीना और एल नीनो, ये दो कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। एल नीनो दो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही होगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ला नीना की। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर एल नीनो आ जाता है तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे यहाँ बारिश अच्छी नहीं होती है, मानसून जो है उसमें रेनफॉल अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण हमारे देश में क्या होता है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। वहीं अगर ला नीना की कंडीशन देखें तो इसमें क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मानसून आ जाती है। इट मीन्स कि बारिश, रेनफॉल बहुत अच्छा होती है, और इसके कारण क्या होता है, तो हमारे यहाँ फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो ये आप देखते हो कि दो एक्सट्रीम इवेंट है जिसके कारण हमारे देश में कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर्स जरूर आते हैं, ठीक है। स्टडी करेंगे हम लोग ला नीना के बारे में। तो रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनाउंस किया गया कि ला नीना आने वाला है, और कहाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि सेंट्रल और ईस्टर्न जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है ना, इसमें आपको देखने को मिलेगा। और नियरली ये पूरे 10 साल से ये आपका एब्सेंस में था, यानी कि ऐसा इसकी कंडीशन नहीं देखने को मिल रही है, बट 10 साल के बाद जो है ये इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ला नीना अगर 2020 की बात करें तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग रहेगा, और ये 2021 तक इसकी इफेक्ट देखने को मिलेगी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ना, यहाँ पे आपको एवरेज रेनफॉल देखने को मिलेगी, और ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका जो है यहाँ पे थोड़ा सूखा रहेगा अगर यूजुअल कंडीशन से हम लोग देखें तो।
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वेदर जो है उसमें आप देखो कि मेनली यहाँ पे बताया गया है कि एवरेज रेनफॉल से भी ज़्यादा रहेगा साउथ ईस्ट एशिया में। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जो है हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, फिर उसके बाद आपको इस यहाँ पे वेस्ट एशिया देखने को मिलता है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे इंडिया है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया देखने को मिलता है, जहाँ पे आपके बहुत सारे देश होते हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, यहाँ पे आपका थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस है। तो ये सारे कंट्रीज़ है, तो इन सारे कंट्रीज़ में आपका जो है मेनली देखोगे तो बारिश अच्छी होगी, ऑन एन एवरेज रेनफॉल जो है ज़्यादा होगा, लेकिन इस रीजन में आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जहाँ पे मेनली आपको 4 कंट्री देखने को मिलते हैं, और 4 कंट्री को याद करने का तरीका यहाँ पे है सीड। इट मीन्स कि सोमालिया, एरिट्रिया, इथोपिया एंड जिबूती। ठीक है, तो ये 4 कंट्री आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जहाँ पे बारिश आपका कम देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ जो ईस्ट और सेंट्रल एशिया अफ्रीका है, इट मीन्स कि यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका हो गया और सेंट्रल अफ्रीका है, यहाँ पे भी आपको कम बारिश देखने को मिलेगा। तो बारिश यहाँ पे इस साइड आपका ज़्यादा होगा, इस साइड कम होगा। इट मीन्स कि अगर हम लोग बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो जो कि इंडियन ओशन है यहाँ पे, तो इंडियन ओशन के अगर हम लोग ईस्ट में देखें तो बारिश अच्छी होगी, और वेस्ट में देखें तो बारिश यहाँ पे थोड़ी कम होगी। ठीक है, ये चीज़ें बताई जा रही है। साथ ही अगर हम लोग देखें, इससे क्या है कि 2 से 3 डिग्री जो है सेल्सियस आपको ज़्यादा ठंडा देखने को मिलेगा, जो यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर होता है, सी के ऊपर जो सरफेस होता है उसकी टेम्परेचर मापी जाती है, तो उसमें से 2 से 3 डिग्री यहाँ पे कम हो जाती है। साथ ही अगर हम लोग देखें यहाँ पे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है, ये एक इसी से निकल कर ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। तो एल नीनो है और ला नीना है, जो कि दोनों अपोजिट फेज है यहाँ पे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का। एक में आप देखते हो कि बारिश ज़रूरत से ज़्यादा होती है, जिसके कारण फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाता है, और एक में बारिश बहुत कम होती है, जिसमें कि आपका ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाती है। तो ला नीना एक समटाइम्स जो है इसको हम लोग कहते हैं कि ये कोल्ड फेज़ है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हमारा 2 से 3 डिग्री कम हो जाता है। वहीं अगर एल नीनो की बात करें तो ये वार्म फेज़ है हमारा एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अप हो जाते हैं। ठीक है, एल नीनो अगर हम लोग यहाँ पे सदर्न ऑसिलेशन साइकिल की बात करें तो इट मीन्स कि टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन ओशन और एटमॉस्फेयर में जो ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर के डिफरेंस है, तो इसको हम लोग कहते हैं। और टेम्परेचर का डिफरेंस कहाँ, तो ओशन और सरफेस में। ओशन में यहाँ पे टेम्परेचर अगर मान लीजिए बहुत कम है, तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके का जो हम लोग डिफरेंस देखने को मिलते हैं। एंड सेंट्रल वाले रीजन में, इट मीन्स कि ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक वाले रीजन कहा जा रहा है, अगर यहाँ पे इस तरीके का डिफरेंस है तो उसको हम लोग कहते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो इम्पैक्ट देखने को मिलता है सी सरफेस टेम्परेचर में, और जो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है रेनफॉल में, टेम्परेचर में, विंड पैटर्न में, और ये एक जगह नहीं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये दोनों कैसे कैसे आते हैं। तो ला नीना और एल नीनो जो है यूजुअली आपको देखने को मिलेगा, अगर इसकी इफेक्ट हो रही है तो 9 से 12 महीना आपका इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें टिपिकली, तो एल नीनो जो है ना वो मोर फ्रिक्वेंटली आता है। इट मीन्स कि आप लोग भी देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा लगातार भी आता है, 2-3 साल लगातार भी रहता है, सूखा वाला जो समय है। लेकिन ला नीना जो है बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, एक एक स्टेटमेंट यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका जो है क्वेश्चन बन जाता है। फाइन, अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं ला नीना और एल नीनो के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ला नीना फेनोमेना जो है ये जनरली आपका अफेक्ट करेगा सेम रीजन, और जिसमें कि आपका इम्पैक्ट होता है एल नीनो से, लेकिन एक अपोजिट क्लाइमेट कॉन्सिक्वेंसेस है। इट मीन्स कि वो रीजन जहाँ पे आपका पहले कूल था अब वो हॉट हो गया है, और पहले हॉट था तो वो कूल हो चुका है। इन दोनों कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। ये जो कंपैरिजन है ना, ये हम लोग नॉर्मल ईयर में देख रहे हैं। इट मीन्स कि नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि जो ईस्टर्ली विंड्स है अलॉन्ग द इक्वेटर, वो गर्म पानी को जो है वेस्ट वार्ड वो यहाँ पे सेंड करते हैं, यानी कि ये इक्वेटर और गर्म पानी ये वेस्ट वार्ड जा रहा है। तो वार्म वाटर जो सरफेस में है ओशन के, वो यहाँ पे साउथ अमेरिका से इंडोनेशिया में जाते हैं। इट मीन्स कि ये जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे साउथ अमेरिका है और यहाँ पे इंडोनेशिया है, तो इस तरीके से आपका वेस्ट वार्ड चला जाता है। और जैसे ये वार्म वाटर जो है ये वेस्ट की तरफ जाता है, तो जितने भी न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर है वो भी डीप राइजेस से वो यहाँ पे ऊपर आते हैं सरफेस में, और फिर यहाँ पे जो साउथ अमेरिका के कोस्ट है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इट मीन्स कि जो अच्छे यहाँ पे रिच कोल्ड वाटर है ना, ये ऊपर आते हैं इस सिचुएशन में, और इसको हम लोग अपवेलिंग कहते हैं। अपवेलिंग मीन्स पानी का ऊपर आना। ठीक है, तो वार्म वाटर जब ऊपर आ रहा है तो वो साउथ अमेरिका के कोस्ट में जा रहा है, जिसे हम लोग अपवेलिंग कह रहे हैं। अब यहाँ पे आपका जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है, तो इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। तो पहले ला नीना की कंडीशन देखते हैं। देखिए ला नीना में क्या देखने को मिल रहा है कि ये इक्वेटर है। ठीक है, ये पूरा ग्लोब मान लीजिए, इस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है कि ये इक्वेटर है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। फाइन, तो इक्वेटर में 0 डिग्री यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा।
बट ला नीना के केस में क्या होता है ना कि यहाँ पे आपकी जो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे ईस्टर्ली विंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। ईस्टर्ली विंड है, इस तरीके से आपका जो है ईस्टर्ली विंड ये वेपर बनाकर आप देखो कि इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ये ईस्टर्ली विंड का यहाँ पे आपको साइकिल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो ये थर्मोक्लाइन है। थर्मोक्लाइन कहने का मतलब क्या होता है कि एक तरीके का आपका ट्रांजिशन है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका हॉट यहाँ पे आपका जो है हॉट वाटर है सरफेस में और नीचे आपका डीप कोल्ड वाटर है, तो इसके बीच का जो आपको एरिया देखने को मिलता है वो हम लोग थर्मोक्लाइन कह रहे हैं। और है यहाँ पे आपका अपवेलिंग होता है। अपवेलिंग आप देख सकते हो कि इस तरीके से अपवेलिंग हो रहा है, यानी कि नीचे से जो रिच कोल्ड न्यूट्रिएंट वाटर है ये आपका ऊपर जा रहा है। वहीं अगर आप लोग एल नीनो के कंडीशन में देखोगे तो ये अपवेलिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पानी ऊपर जा रहा है, तो ये आपका किस कंडीशन में होता है, ला नीना के कंडीशन में होता है, ठीक है। एल नीनो के कंडीशन में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो ईस्टर्ली विंड है वो बहुत वीक होता है और यहाँ पे आपको इस तरीके से वेस्टर्ली विंड देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो है आपका यहाँ पे जिस तरीके से चलता है यहाँ पे कन्वेक्शन कन्वेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखनी है, यहाँ पे फिगर याद रखना है। आइए देख लेते हैं सी सरफेस टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो ला नीना में हम लोग को पता है कि इसको हम लोग कोल्ड फेज कहते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का। और ला नीना में क्या है कि टेम्परेचर यहाँ पे आपका ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग गर्म कहते हैं, यानी कि वार्म यहाँ पे फेज़ है। अब वेलिंग देखिए तो ये ला नीना के केस में इन्हेंस्ड हो जाता है, लेकिन एल नीनो के केस में ये आपका रिड्यूस हो जाता है। ट्रेड विंड यानी कि यहाँ पे ईस्टर्ली है, तो आप देख सकते हो कि ईस्टर्ली विंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ईस्टर्ली विंड जो है वीकर है नॉर्मल से भी। साथ ही इंडियन मानसून देखें तो ला नीना के कंडीशन में कहा जाता है कि हाँ मानसून जो है नॉर्मल मानसून से भी बेटर होता है, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी होती है और समटाइम्स सम एरियाज़ में आपको फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिलता है, लेकिन ये भी अच्छी मानी जाती है, कंसीडर किया जाता है अच्छा। लेकिन अगर एल नीनो आता है तो इसे हम लोग अच्छा मानसून नहीं कहते, क्योंकि बारिश ही नहीं होती है। और हमारा देश आपको पता है कि यहाँ पे मानसून बेस्ड एग्रीकल्चर होती है हमारे देश में, तो अगर बारिश अच्छी नहीं होगी, जितनी पर्याप्त मात्रा में जितनी होनी चाहिए उससे भी कम हो जाता है, तो फिर हमारे क्रॉप्स फसल किसान सबको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि ठीक है ला नीना का जो कंडीशन होता है दैट इज़ बेटर, बट एल नीनो यहाँ पे बेटर नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी अगर अक्रेंस का देखिए तो ला नीना क्योंकि अच्छा है तो ये काफ़ी कम देखने को मिलता है, यानी कि लेस फ्रीक्वेंट है। लेकिन एल नीनो से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो ये हमारा जो है मोर फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है। ओके, अब देख लेते हैं कि ला नीना का इम्पैक्ट क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो कोल्डर विंटर देखने को मिलता है इंडिया में। अगर ला नीना आया है तो इससे ठंड बहुत ज़्यादा आप इंडिया में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और जो नदर्न पार्ट है वो एक्सट्रीमली यहाँ पे लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। साथ ही पॉसिबल रिडक्शन हो जाता है। इट मीन्स कि जो सदर्न वेस्ट इंडियन ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन जो सीज़न है इसकी इंटेंसिटी भी यहाँ पे कम हो जाती है अगर ला नीना आता है तो। क्योंकि यहाँ पे आप देखो साइक्लोन बनने के लिए क्या होता है कि एक फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत होती है, और फेवरेबल कंडीशन में वन ऑफ द कंडीशन है सी सरफेस टेम्परेचर। सी सरफेस टेम्परेचर शुड बी 27 डिग्री टू 28 डिग्री, और अगर इतना टेम्परेचर नहीं होगा तो साइक्लोन बन नहीं पाएगा। ये वन ऑफ द आपका जो है फेवरेबल कंडीशन का यहाँ पे आपका पॉइंट है। तो अगर सी सरफेस टेम्परेचर यहाँ पे डाउन होता है तो इट मीन्स कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो यहाँ पे कम हो जाती है। फिशिंग इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो फिशिंग इंडस्ट्री जो कि वेस्टर्न सदर्न हमारा साउथ अमेरिका में, उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब वेलिंग से क्या होता है, क्योंकि ला नीना में हम लोग देखिए कि नीचे से एकदम जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है वो ऊपर आता है, तो इसके साथ आपको मछलियाँ भी देखने को मिलेगी कि वो भी यहाँ पे आते हैं। न्यूट्रिएंट में क्या क्या होता है, प्लैंकेटॉन्स होते हैं, जिसको कि या तो मछली के द्वारा खाया जाता है या फिर क्रस्टेशियस के द्वारा खाया जाता है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। वाटर सप्लाई की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियस है कि ला नीना में बारिश बहुत अच्छी होती है, तो हेवी या बेटर मानसून इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इंडिया में, और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो कि बांग्लादेश में भी। तो साउथ ईस्ट एशिया ही पूरा हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कि हेवी फ्लड हो रही है, हेवी रेनफॉल हो रही है। तो हमारे यहाँ जो है आप लोग देखो कि यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन है, लेकिन जस्ट अपोजिट अगर साउथ अमेरिका में देखो जहाँ पे पेरू और इक्वाडोर वाला रीजन है वहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, जिसमें कि हम लोग ला नीना के बारे में डिटेल में देखें। तो आई होप कि आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट कम टू द मेडिकेन्स। सो व्हाट इज़ मेडिकेन्स? एक्चुअली मेडिकेन्स आपसे दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये है क्या। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मेडिकेन्स है क्या। तो इसे शॉर्ट टर्म में कहा गया है, ये है मेडिटेरियन हरिकेन्स, जिसको कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। अगर ये मेडिटेरियन वाले रीजन में आता है तो इसको हम लोग यहाँ पे हरिकेन्स कहते हैं, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी में आपको देखने को मिलेगा, और मेडिकेन्स जो है आपका ज़्यादा ठंड वाटर में होता है देन ट्रॉपिकल साइक्लोन से।
तो मेडिकेन्स की सबसे खास बात जो है, एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि काफ़ी न्यूज़ में था ये, जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत ठंडे वाटर में इस तरीके के साइक्लोन देखने को मिले, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, हरिकेन्स, टाइफून्स, ये सबसे आप देखो कि मेडिकेन्स जो है ये सबसे ठंडे पानी में हुआ। ये जो कोर है इस स्टॉर्म्स का वो कोल्डर है अगर हम लोग इसको किसी भी वार्म कोर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन से कंपेयर कर ले तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखें जो वार्मर कोर्स होते हैं ना, इसमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर गर्म यहाँ पे कोर्स है तो वो ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करते हैं, ठीक है। ज़्यादा मॉइस्चर कैरी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ज़्यादा रेनफॉल होगा और वो बड़े साइज़ में होगा, ठीक है। लेकिन मेडिकेन्स की अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी कमज़ोर था क्योंकि ये ठंड में आपको देखने को मिला, ठंडे वाटर में जिसमें कि ज़्यादा मॉइस्चर भी ये कैरी नहीं कर पाया। स्मॉलर इन साइज़ था ट्रॉपिकल साइक्लोन और अदर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कंपैरिजन में। वहीं अगर हम लोग ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स देखें तो मेडिकेन्स जो है वो एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर था और क्लियरली इसको जो है ना विजिबल आई से देखा जा सकता है। तो पहले हम लोग मेडिटेरियन रीजन देखते हैं कि किस रीजन की बात की जा रही है, इसके अगल बगल की कंट्रीज़ भी आप लोग देख लो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम लोग मेडिटेरियन सी की अगर हम लोग बात करें तो इससे बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे आपकी टच होती है। सबसे पहले तो अफ्रीका की यहाँ पे नदर्न कंट्रीज़ जितनी भी है वो टच होती है। वेस्ट एशिया की आपको कंट्रीज़ देखने को मिलेगी, साथ ही यहाँ पे आप लोग यूरोप की कंट्रीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मेडिटेरियन सी में और कौन कौन सी सी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ से अगर वेस्ट टू ईस्ट देखें तो एल्बरन सी है, देन यहाँ पे आपका बेलेरिक सी आएगा, देन यहाँ पे आपका जो है लिगुएरियन सी है, एंड देन यहाँ पे थैरेनियन सी है, एड्रियाटिक सी है, उसके बाद आयनिक सी है, फिर उसके बाद आपका आएगा सी ऑफ क्रेट, एंड देन यहाँ पे एजियन सी। तो इतनी सी है जो कि आपको यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ वेस्ट टू ईस्ट ये आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर आप याद करते हो तो ईस्ट टू वेस्ट भी आपका इसी में याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है मैप को स्टडी करना सीखिए। अफ्रीका की कौन कौन सी कंट्री है जो कि मेडिटेरियन सी की बॉर्डर को टच करती है, तो यहाँ पे है मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सीरिया है, वेस्ट एशिया में कौन कौन सा है, तो सीरिया हो गया, उसके बाद लेबनान है, इज़राइल है, पैलेस्तीन है, तो ये 4 कंट्री आपको देखने को मिलेगा। साइप्रस तो यहाँ पे आपका छोटी सी आइलैंड है जो कि मेडिटेरियन सी में है। टर्की है, तो टर्की आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रीस है, फिर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं यहाँ आप देख सकते हो, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और इटली है, देन यहाँ पे मोनाको है, देन यहाँ पे स्पेन है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर देनी है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको किसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो इतनी बातें हो गई, ये चीज़ें हम लोग देख लिए। यहाँ पे ब्लैक सी भी आप देख सकते हो, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ब्लैक सीज़ के चारों ओर कौन कौन सी कंट्रीज़ को टच करती है। कैस्पियन सी आपको देखने को मिलेगा नीचे, तो कैस्पियन सी से कौन कौन सी बॉर्डर कंट्रीज़ यहाँ पे है, तो ये सब आपको याद करना होगा क्योंकि क्वेश्चन इससे बन ही जाते हैं। तो आइए और भी बातें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मेडिटेरियन की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि ये ड्राई है, एवोपोरेटिव सी है। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो है ज़्यादातर इस सी में आपको देखने को नहीं मिलता। और मेडिटेरियन की अगर हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे वेट विंटर होता है, यानी कि विंटर में यहाँ पे बारिश होती है, और ड्राई समर होता है, समर के टाइम में यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, ठीक है। तो ये इसका जनरली क्लाइमेटिक कंडीशंस है। और अगर हम लोग देखें जो रिसेंट स्टडी किया गया है, क्योंकि काफ़ी क्लाइमेट चेंज के कारण आपको पता है कि काफ़ी जगह चेंजेस देखने को मिल रही है। हमारे ही जगह आप देख सकते हो सदर्न इंडिया में एक जगह आपका बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, और वेस्ट में आप देखोगे कि अरेबियन सी है। तो माना जाता था कि बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा जो है साइक्लोन आते हैं, बट आज के डेट में आप देखो तो यहाँ पे इक्वल हो गया है। एक अगर यहाँ पे साइक्लोन आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा तो दूसरी साइक्लोन यहाँ पे अरेबियन सी में आ रही है। तो ये भी एक रिजल्ट कहा जा रहा है कि ये कॉन्सिक्वेंसेज है किसका, तो क्लाइमेट चेंज का। तो क्लाइमेट चेंज के कारण काफ़ी जगह चेंजेस देखने को मिल रही है, तो वो चेंजेस हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे भी। और ये जो मेडिकेन्स है ना, ये काफ़ी अच्छा खासा एग्जाम्पल है कि अगर आप लोग यहाँ पे अपने इंडिया में तो एग्जाम्पल दे ही सकते हैं, बहुत सारे ऐसे साइक्लोन हैं जो कि बैक टू बैक आपको वन बे ऑफ बंगाल में दिखने को मिला, तो दूसरी यहाँ पे अरेबियन सी में। लेकिन अगर आप लोग वर्ल्ड रीजन में देखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे मेडिटेरियन सी का बता सकते हो कि ये मेडिकेन्स जो है ये एक काफ़ी बिगर प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने ठंडे पानी में भी कैसे साइक्लोन जो है आपका बन सकता है। अभी मैं इससे पहले बताई कि साइक्लोन बनने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत है, जो कि 27 डिग्री से 28 डिग्री तक सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए, बट यहाँ पे इतने ठंडे पानी में भी आपको देखने को मिलेगा कि ये हरिकेन्स था।
वार्मर जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है मेडिटेरियन में, तो ये अलाउ करते हैं स्टॉर्म्स को कि हाँ एक दो जो है यहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल अपीयरेंस हो सकता है, और विंड स्पीड भी इससे बढ़ता है। साथ ही स्टॉर्म्स जो है वो मोर इंटेंस हो जाते हैं स्ट्रॉन्गर विंड के कारण, और यहाँ पे हेवी रेनफॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन है। अगर हम लोग देखें ला नीना का जो इम्पैक्ट है मेडिकेन्स में क्या पड़ा, तो यहाँ पे ला नीना जो है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा रेन लेकर आ पाया यहाँ पे सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट में, और जितने भी मेडिटेरियन साइक्लोन्स थे वो यहाँ पे डेवलप हो पाए। तो ये सारे इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर आगे बढ़े, ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिकेन्स, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मोज़ाइक के बारे में। सो व्हाट इज़ मोज़ाइक ऑल अबाउट? तो मोज़ाइक की फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। तो अभी हम लोग जो है अब चलिए आर्कटिक क्लाइमेट के बारे में भी देख लेते हैं। तो मोज़ाइक अगर कहीं पे भी आपको देखने को मिले तो ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग आर्कटिक क्लाइमेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट आपको जो है आर्कटिक साइंस एक्सपीडिशंस देखने को मिलेगा, जिसको कि मोज़ाइक एक्सपीडिशन कहा जा रहा है हमारे हिस्ट्री में। और मोज़ाइक के बारे में बेसिक समझते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगी। तो मोज़ाइक क्या है कि लार्जेस्ट फर्स्ट है, ये पहली बार देखने को मिला है कि 1 ईयर लॉन्ग, 1 साल से ये जो है पोलर एक्सपीडिशंस की जा रही है सेंट्रल आर्कटिक में, और आर्कटिक की जो क्लाइमेट सिस्टम है ना इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। इट मीन्स कि 2019 टू 2020 जो है 1 साल ये हमारा देखने को मिला कि एक्सपीडिशंस हो रही है। इट मीन्स कि आप लोग देखते हो कि यहाँ पे एक लॉन्ग जर्नी देखने को मिल रहा है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, तो 1 साल से यहाँ पे काम किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इस एक्सपीडिशन का एक ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो यही चीज़ है कि आर्कटिक रीजन में देखना है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है, जियोफिजिकल कंडीशन कैसा है, ओशनोग्राफिक कैसा है, और सारे पॉसिबल जो वेरिएबल अगर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो ज़रूर इस एक्सपीडिशंस के द्वारा देखा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हमें आर्कटिक रीजन में देखने को मिल रहा है। आर्कटिक रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि एक ग्रीन लैंड है। ग्रीन लैंड है इट मीन्स कि वो यहाँ पे लैंड नहीं है, वो पूरा आपको देखने को मिलेगा कि हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्या है, आइलैंड है। ठीक है, तो ये पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है पूरी, मैं अगर कहूँ तो ये पूरा आप लोगों को पता है कि बर्फ़ से ढका हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो बर्फ़ है ना वो यहाँ पे पिघल रहे हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पे पिघल रहे हैं, जिसके कारण जो है मेल्ट डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट वाली भी कंडीशन निकल कर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है अगल बगल की सिटीज़ में फ्लड लाइक सिचुएशन हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, तो काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसी को यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है, और उसके लिए ये एक्सपीडिशंस जो है आपको देखने को मिलेगा मोज़ाइक। ये जो प्रोजेक्ट है ये डिज़ाइन किया गया है इंटरनेशनल आर्कटिक साइंस कमेटी के द्वारा, और ये जो इंटरनेशनल साइंस आर्कटिक साइंस कमेटी है ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम है मेनली कि यहाँ पे जो लीडिंग एज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है उसको यहाँ पे प्रमोट करना। तो ये जो आपका कमेटी है मेनली ये जो है रिसर्च यहाँ पे प्रमोट करते, रिसर्च का काम यहाँ पे होता है। इस मिशन में क्या है कि बहुत सारे आप देखो कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो यहाँ पे निकल कर आए हैं, और यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज़ चल रही है। ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, जो अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट है जर्मनी में, उसके द्वारा ये लीड किया गया था, वो भी 19 कंट्रीज से, तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इंडिया इस एक्सपीडिशंस का पार्ट नहीं है। और डॉक्टर विष्णु अगर नंदन की बात करें तो रिमोट सेंसिंग साइंटिस्ट है जो कि इंडिया से है, तो वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट थे। हिस्टोरिक आर्कटिक जो एक्सपीडिशन था उसका ये पार्टिसिपेंट थे, बट इस एक्सपीडिशंस का जो है हम लोग इंडिया इसका पार्ट नहीं है। बट फिर भी आप देखो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि हमारे यहाँ साइक्लोन अम्फन आया था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफरेंट, वेरी सेवियर। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि क्या बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि अम्फन एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था जिसकी स्पीड यहाँ पे 220 से 230 किलोमीटर पर आवर थी, और इसको कहा गया था कि एक वर्स्ट स्टॉर्म था, वो भी बे ऑफ बंगाल में, यानी कि इतना खतरनाक था ये, सुपर साइक्लोन के कैटेगरी में इसको रखा गया था। तो ये 1999 में आया था, उसके बाद जो है अभी देखने को मिल रहा है। तो इसलिए अम्फन बहुत अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग IMD की बात करें तो इनको जो है ना सुपर साइक्लोन के कैटेगरी में रखा गया था, और ये जो स्टॉर्म आपको देखने को मिलेगा ये सेकंड सुपर साइक्लोन है जो कि बे ऑफ बंगाल में है। ऐसा जो है पहले 1999 में था, उसके बाद ये सेकंड ऐसा आया है। तो अगर हम लोग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखें अगेन, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इसकी विंड स्पीड अगर 222 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उसको सुपर साइक्लोन कह दिया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि विंड स्पीड अगर 31 से लेस है तो इसको लो प्रेशर कहते हैं। 31 से 49 अगर किलोमीटर पर आवर है तो इसे हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। डीप डिप्रेशन होता है जब ये 61 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ जाता है। फिर इसका साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है जब ये 88 किलोमीटर पर आवर तक होती है। फिर यहाँ पे 117 किलोमीटर पर आवर है तो इसको सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं। देन यहाँ पे वेरी सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है अगर ये 221 किलोमीटर पर आवर से
सुपर साइक्लोन है अगर ये मोर देन 222 किलोमीटर पर आवर से। ओके, तो रैपिड इंटेंसिफिकेशन देखने को मिला अम्फन में, यानी कि बहुत तेज़ी से ये बहुत तेज़ होते गया। और टेम्परेचर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक था, तो बहुत ज़्यादा ये टेम्परेचर भी था। और ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो साइक्लोन अम्फन था ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका ये कॉन्सिक्वेंसेस है। एंथ्रोपोजेनिक कहने का मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ते जा रही है उसके कारण ये हम लोग को साइक्लोन देखने को मिला एम्फन। अब देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कुछ यहाँ पे बेसिक बातें। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते किसको है, तो आप लोग थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किए होंगे अगर इस रीजन में रह रहे हैं। तो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है ना, साइक्लोन कहने का मतलब ही होता है तूफान, एक तेज़ तूफान, वॉयलेंट तूफान आपको देखने को मिलेगा, जो कि मेनली आपका ओशन से ये ओरिजिनेट होता है, और वो भी ट्रॉपिकल एरिया में। तो ट्रॉपिकल एरिया कौन सी एरिया होती है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये है हमारा ग्लोब और इसमें पृथ्वी, ये है 0 डिग्री एंड दिस वन इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ये है आपका 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। एंड दिस वन इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, सो द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ नोन एज ट्रॉपिकल एरिया। और जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है साइक्लोन, वो इसी एरिया में आता है जिसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। अदरवाइज जो एरिया आपका ट्रॉपिक ऑफ साइक्लोन से लेकर यहाँ पे आपका जो आर्कटिक सर्किल के बीच में होता है, यानी कि ये वाला रीजन, यहाँ पे हम लोग टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। यहाँ पे भी नीचे भी आपका टेम्परेट साइक्लोन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ये ट्रॉपिकल एरिया में और ओशन के ऊपर जो ओरिजिनेट होता है एक तूफान, और ये तूफान ओरिजिनेट तो होता है ओशन में, लेकिन ये कोस्टल एरिया के तरफ जो है ये बढ़ते जाता है और एक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलता है। इट मीन्स कि इतनी तेज़ तूफान, तेज़ हवा होती है और इसी के साथ तेज़ आपका रेनफॉल भी होता है, जिसके कारण बहुत तबाही होती है। इसका एक स्पायरल होता है, यानी कि इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये साइक्लोन होता है, और ये स्पायरल आपको दोनों अलग देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में होता है, वही अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वो हमारा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो कैसा एक्सपीरियंस करती है, तो साइक्लोन आपको दो बेसिन से देखने को मिलेगा, एक तो है बे ऑफ बंगाल वाला और एक है अरेबियन सी में। तो बे ऑफ बंगाल में कहा जाता है कि मोर प्रोन टू साइक्लोन देन अरेबियन सी। अब इसका रीज़न भी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, बट जैसा कि साइक्लोन इस बार बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुका है और बैक टू बैक हमें देखने को मिला है, तो फिर से इस तरीके का रीज़न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन क्यों बनते हैं एज़ कंपैरिजन टू अरेबियन सी, क्योंकि यहाँ पे आपका हाई सी सरफेस टेम्परेचर होता है, लो वर्टिकल शेयर विंड होती है और इनफ मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर के मिडल में। अगर एक बार यहाँ पे आप देखो कि साइक्लोन फॉर्म हो जाता है तो यूजुअली ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये फॉर्म करता है, यहाँ पे आपका मूव करता है, और वो भी ट्रेड विंड के कारण। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो चलिए ये 3 रीज़न याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका जो है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में सी सरफेस टेम्परेचर हाई होता है, वर्टिकल जो शेयर विंड होती है ना वो यहाँ पे आपको लो देखने को मिलेगा, और मॉइस्चर अच्छा खासा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी आपको रिवर्स देखने को मिलेंगे ना, यहाँ पे इन्फ्लक्स होते रहते हैं, यानी कि आपका जो है फ्रेश वाटर यहाँ पे आपका मिक्सअप होते रहता है। इम्पैक्ट अगर हम लोग साइक्लोनिक सर्कुलेशन का मानसून में देखें तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है, आईएमडी के द्वारा फोरकास्ट किया गया कि जो लो प्रेशर एरिया का जो यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, यानी कि ये अरेबियन सी में जो लो सरफेस एरिया डेवलप होती है फर्स्ट वीक ऑफ जून में, तो इससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक साउथ वेस्ट मानसून जो है अच्छा खासा होने वाला है इंडिया में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जो विंड है साइक्लोनिक डिप्रेशन का, ये जो है मानसून को इंडिया की तरफ खींचते हैं और इससे एक अच्छा खासा जो है फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं, जिससे कि ये समझ में आता है कि हाँ मानसून हमारे देश में अच्छे से आने वाला है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक साइक्लोन जो है ना वो हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देता है मानसून में। फॉर इंस्टेंस आप लास्ट ईयर देख सकते हो साइक्लोन वायु था, जो कि ये फॉर्म्ड हुआ था जस्ट आफ्टर ऑनसेंट ऑफ द मानसून ओवर केरल, यानी कि जैसे ही मानसून आ रहा था उसी समय आपको साइक्लोन वायु देखने को मिला था। मानसून विंड जो है ना वो इस तरीके का नहीं है कि वो आगे की तरफ बढ़े जब तक साइक्लोन ख़त्म नहीं हो जाता। तो रेंज जो है वो कहाँ कहाँ था, तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो ये भी चीज़ है कि ये ज़रूरी नहीं है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि साइक्लोन जो है ना हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देगा। बट इससे क्या है कि साइक्लोनिक सिस्टम का जो ट्रैक हो रहा है, इससे हम लोग देख पा रहे हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है ना ये रेन रिसीव होगा या नहीं होगा। इट मीन्स कि जो साइक्लोनिक कंडीशन फॉर्म होती है तो उससे एक कंक्लूजन तक हम लोग पहुँच पाते हैं। और जो ये साइक्लोन आपका फॉर्म होता है ओशन में, तो ये लो, यहाँ पे आपका जो है ना लो प्रेशर एरिया होता है, जो कुछ साइक्लोन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आई भी फॉर्म होती है।
तो अगर ये लो प्रेशर सिस्टम जो है आपका ये मेन लैंड से दूर है, सब कॉन्टिनेंट में जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है रिसीव नहीं होता है रेनफॉल। इट मीन्स कि लो प्रेशर सिस्टम कहाँ बन रहा है ये भी डिपेंड करता है। अगर लो सरफेस जो ये आपका सिस्टम है, ये मान लीजिए कि कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया से बहुत दूर बन रहा है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं मेन लैंड से ये बहुत दूर बन रहा है, तो इसका मतलब है कि अच्छी तरीके से यहाँ पे बारिश नहीं होने वाली है। ओके, तो ये सारी कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि ध्यान रखना है। अब देखिए कि यहाँ पे साइक्लोन के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक तो मैं बोली थी कि सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए, और कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? देखिए, कोरियोलिस फोर्स एक तरीके का फोर्स है जो कि आपको विंड के जैसा देखने को मिलेगा। एक फोर्स है जो कि आपका इक्वेटर में ये आता है, और इक्वेटर में नहीं आता, ये इक्वेटर में ज़ीरो रहता है, लेकिन ये जैसे ही आता है तो ये दो पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि डिवाइड हो जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये आपका जो है ना राइट मूव करेगा, और लेफ्ट मूव करेगा आपका सदर्न हेमिस्फेयर में। तो ये कोरियोलिस फोर्स होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप देखो स्मॉल वेरिएशन देखने को मिलेगा, यानी कि वर्टिकल विंड स्पीड जो है ये आपको वीक देखने को मिलेगा। वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, अपर डाइवर्जेंस होनी चाहिए, यानी कि सी लेवल सिस्टम जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे आपका बढ़ना चाहिए। तो ये सारे कुछ फेवरेबल कंडीशन है। रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे बताया जा रहा है जिसको हम लोग बॉबल कहेंगे। बॉबल कहने का मतलब है बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री जो अर्थ साइंस है उनके द्वारा फंड किया जा रहा है, और नेचुरल इन्वायरमेंट रिसर्च काउंसिल ऑफ यूके के द्वारा ये फंड किया गया रहा है, जिसमें कि बहुत सारे जो फीचर्स हैं ना, जैसे ओशन की टेम्परेचर कितनी है, ओशन में नमक की मात्रा सैलिनिटी कितनी है, करंट जो बे ऑफ बंगाल में है मानसून में वो कैसा है, तो ये सब का इम्पैक्ट यहाँ पे देखा जाएगा। तो बॉबल्स में क्या है, तो बॉबल्स याद रखना है क्योंकि ये हमारा बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में है। तो बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ओशन है उसकी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्या क्या फीचर्स कैसा कैसा है। इट मीन्स कि यहाँ पे ओशन टेम्परेचर कितना है, ओशन सैलिनिटी कैसी है, करंट कैसा है बे ऑफ बंगाल में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। फाइन, एक और अब देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो है अदर साइक्लोन भी न्यूज़ में रहे तो उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। यहाँ पे निवर है, साइक्लोन निवर। तो IMD के द्वारा ये फॉरकास्ट किया गया है कि जो साइक्लोन का डेवलपमेंट होगा वो साउथ वेस्ट रीजन में होगा बे ऑफ बंगाल के, यानी कि यहाँ पे तमिलनाडु कोस्ट में। जैसे आप देखो कि 2018 में साइक्लोन गाजा आया था, तो ये सेकंड साइक्लोन था जो कि तमिलनाडु को क्रॉस किया है लास्ट 2 ईयर में। तो तमिलनाडु को बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके का साइक्लोन देखने को मिलता है। और ये जो निवार नाम रखा गया था साइक्लोन का, ये किसके द्वारा रखा गया था, तो ईरान कंट्री के द्वारा। अब ये आप सोचो कि यहाँ पे जो साइक्लोन की नेमिंग हम लोग देखते हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की, वो साइक्लोन का नाम जो है कौन कौन कंट्री के द्वारा दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। तो अगर नेमिंग का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड यहाँ पे सोशल कमीशन है फॉर एशिया एंड पैसिफिक के, इनके द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को नाम देना है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम देने का ये जो जायज़ा स्टार्ट हुआ है ये 2000 से स्टार्ट हुआ है। 8 यहाँ पे नॉर्थ इंडियन ओशन कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, और जिसमें कि कौन कौन है, तो बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड है। तो ये 8 कंट्री है जो कि यहाँ पे आप देखो आपका जो है यहाँ पे 64 नेम्स, यानी कि 8 यहाँ पे नाम देते हैं। तो ये तो पहले था, ठीक है, लेकिन 2008 में आप देखो कि और भी यहाँ पे नाम जोड़े गए हैं, जैसे कि ईरान हो गया, कतर है, सऊदी अरेबिया है, UAE है और ये यमन है। तो टोटल यहाँ पे 13 कंट्रीज़ हो चुके हैं। 13 कंट्रीज़, ये सारे कंट्रीज़ वो है जो कि इंडियन ओशंस को जो है सराउंड करते हैं, चारों ओर से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनके द्वारा पूरा नाम दिया जाता है। और निवर जो है ये वन ऑफ द नाम है जो कि इसी लिस्ट का आपको देखने को मिलेगा, और ये आपका ईरान जो नया नया ऐड हुआ है उसके द्वारा ये नाम दिया गया है। अम्फन जो था वो अम्फन आपका थाईलैंड के द्वारा सजेस्ट किया गया था, और ये 2004 में ही इसका नामांकन हो चुका था। तो वेस्ट एशिया की कौन कौन सी कंट्री है, यहाँ पे सारे कंट्रीज़ वेस्ट एशिया के हैं जो कि बाद में इसको ऐड किया गया है। ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और येमेन, ये 5 कंट्री है जो कि वेस्ट एशिया की है, ठीक है। तो इससे पहले आपको वेस्ट एशिया की देखनी है तो सिर्फ यहाँ पे ओमान था जो कि पहले ऐड था, लेकिन बाद में ये 5 नाम और ऐड किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद था सुपर टाइफून जिसको गोनी कहा गया। तो रिसेंटली टाइफून से जो है फिलीपींस में 7 लोगों की जान चली गई, और ये टाइफून भी साइक्लोन है जिसे हम लोग यहाँ पे जापान वाले रीजन में, साउथ ईस्ट वाले रीजन में देखते हैं। तो टाइफून जो है इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन इन वेस्टर्न पैसिफिक कहा गया है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो टाइफून जो है जनरली वेस्टवर्ड और नॉर्दर्न डायरेक्शंस में ये देखने को मिला है, और फ्रीक्वेंटली जो है ये वेस्टर्न पैसिफिक और ईस्ट एशिया में है। टाइफून सीजन्स जो है ये लास्टली आप देखो कि अर्ली समर से अर्ली ऑटम तक रहा है, और हरिकेन्स जो है ये स्पेशली सेम थिंग्स है जैसे कि आपका टाइफून देखने को मिलता है नॉर्दर्न नॉर्थ अटलांटिक में और सेंट्रल और ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में। तो आइए देख लेते हैं कि किस किस एरिया में जो है साइक्लोन का क्या क्या नाम है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो।
तो इस मैप में आप लोग देख लो कि कहाँ कहाँ कौन कौन से नाम है। जैसे कि ये इक्वेटर है आपका रेड लाइन, और इसमें आप लोग देखो कि ये हमारा भारत है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग साइक्लोन यूज़ करते हैं इस रीजन में पूरा। यहाँ तक भी आप लोग देखो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे लोकल नाम होता है विली विली, बट फिर भी ये लोग जो है यहाँ पे साइक्लोन ही कहते हैं। इस रीजन में जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर टाइफून्स है, ठीक है। और इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि ये हरिकेन्स है। फाइन, तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। ये जापान वाला यहाँ पे एरिया हो गया, तो इसको टाइफून्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है यहाँ पे डिजिटल ओशन। तो डिजिटल ओशन क्या है? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री याद रख लेनी है। डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है कि एक प्लेटफॉर्म होगा जो कि ओशन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे सर्विसेज है वो आपको एक जगह देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे एक सेट ऑफ एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे आपका डेवलप किया गया है जस्ट यहाँ पे ओशनोग्राफिक डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि जितने डिफरेंट आपको हेट्रोजीनस यानी कि डिफरेंट जो ओशनोग्राफिक ओशन से रिलेटेड जितने डेटा है वो आपको एक ही जगह देखने को मिलेगा। इसको जो डेवलप किया गया है वो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा ये आपका सर्विस के द्वारा ये आपका डेवलप किया गया है। और ये जो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन बॉडी देखने को मिलेगा ये ओशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को। इसके बारे में अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। इसमें पोटेंशियल फिशिंग जोन भी है, ये बताते हैं कि किस किस एरिया में अच्छा खासा फिशिंग जोन होता है। साथ ही ओशन स्टेट फॉरकास्ट भी करते हैं। हाई वेव अलर्ट भी ये प्रोवाइड करते हैं कि ओशन वेव कैसा कैसा आने वाला है। सुनामी अर्ली वार्निंग ये प्रोवाइड करते हैं। तो अब हमें क्यों यहाँ पे ज़रूरत पड़ा और इससे क्या हमें फ़ायदा होने वाला है डिजिटल ओशन से? तो ये क्या है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारे डेटा रिलेटेड जो भी यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ यूज़र्स को ज़रूरत है। इट मीन्स कि ओशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे डेटा की ज़रूरत है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। और ये डेटा जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट का भी मिलेगा। यहाँ पे डीप ओशन मिशन भी है, हमारा समुद्रयान प्रोजेक्ट भी है जो कि आप देख सकते हो काफ़ी रिसर्च वगैरह भी चल रहा है ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो ये सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे ही इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही इससे क्या होगा कि जो ओशनोग्राफिक फीचर्स है उसको 3D और 4D जो डेटा विजुअलाइजेशन है उसके द्वारा देख भी पाएंगे। तो ये सारी यहाँ पे फ़ायदे देखने को मिल रहा है। अब इंडिया का जो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, 2 प्रोजेक्ट है यहाँ पे। डीप ओशन मिशन है जो कि 2018 में लाया गया था। डीप ओशन मिशन नाम से ही पता चल रहा है कि ओशन के बिल्कुल डीप जाना है। अब डीप जाकर गहराई में जाकर क्या करेंगे? तो ऑब्वियस है कि जो ओशन में यहाँ पे खनिज है, एनर्जी है, मैरीन डाइवर्सिटी है, तो इन सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से रिसर्च करेंगे और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। समुद्रयान प्रोजेक्ट है जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके द्वारा क्या होगा कि एक सबमर्सिबल व्हीकल को यहाँ पे 3 लोगों के साथ ये 6000 मीटर तक डेप्थ में यहाँ पे भेजा जाएगा, जिससे कि जो अंडर वाटर स्टडीज़ है ये यहाँ पे कैरी की जाएगी। इट मीन्स कि समुद्रयान प्रोजेक्ट याद रखना है। एक तो हमारा चंद्रयान है, मंगलयान है, गगनयान है और समुद्रयान है। तो ये ध्यान रखना है कि समुद्रयान जो है हमारे समुद्र के लिए है या ओशन के 6000 मीटर डीप में यहाँ पे जाया जाएगा और 3 लोग यहाँ पे जाएंगे। और सेम चीज़ आपको गगनयान में भी याद रखना है कि वहाँ पे भी 3 लोग जाएंगे। और इसमें क्या है कि अंडर वाटर जो स्टडीज़ है वो यहाँ पे होगी, एकदम डीप वाटर अंडर स्टडीज़ होगी, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज बिटवीन डिफरेंट यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ओशन को लेकर। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट इतनी रेस्ट ऑफ द टॉपिक है यहाँ पे PT 365 ज्योग्राफी के तहत, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो आई होप कि आज की लेसन आपको यहाँ पे हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ जितना जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि ओनली 15 days आर लेफ्ट फॉर योर प्रीलिम्स, ओके। सो ये सारे टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे विथ न्यू लेसन। तो आई होप कि आपको आज की लेसन अच्छी लगी होगी। थैंक यू।